नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सदन में भयंकर बवाल हो गया, लोकसभा में भयंकर बवाल और मामला जाति, जाति और जाति। बताइए संसद में सदन के भीतर किसी सांसद से क्या जाति पूछी जा सकती? या पूछना चाहिए? जिस दौर में जातीय सर्वे की बात जातीय सर्वे यानी जातीय सर्वे के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात जोर पकड़ रही है, मांग जोर पकड़ रही है। विपक्ष जातीय सर्वे पर अड़ा हुआ है। उस वक़्त मोदी सरकार के मंत्री खड़े होते हैं और जाति पूछ करके खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं या कहें कि जाति पूछ करके गाली देते हैं। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आज जाति पूछी और निशाना राहुल गांधी थे। बवाल हो गया संसद में, वेल में आ गए विपक्ष के सभी सांसद और सबसे बड़ी बात, इस मौके पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने ऐसा मोर्चा खोला कि भाजपा बैकफुट पर नजर आई। अखिलेश ने तो बिल्कुल ही आक्रामक अंदाज में कहा कि संसद में जाति कैसे पूछ लोगे? कैसे पूछ लोगे तुम? भाऊ हमारे साथ जुड़ गए हैं एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा में। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है सर। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। ठीक, आप भी कर सुना मैं श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत है। अभी क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना। अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। बाबू, आरोप सीधा सीधा है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को गाली दी और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे, कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि माफी मांगो, राहुल ने कहा मुझे माफी नहीं चाहिए। आपकी माफी की मुझे ना आज जरूरत है न कल जरूरत होगी। आप मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, लेकिन इसी सदन में जातीय सर्वे पास होगा। इसी सदन में, यहीं पर मैं ही मुहर लगवाऊंगा जातीय सर्वे। ये क्या मामला पलट गया? क्योंकि अनुराग ठाकुर अपनी जुबान के लिए तो पहले से फेमस है। अनुराग ठाकुर को मोर्चे पे लगाया था, अनुराग ठाकुर ने बैकफायर कर दिया क्या? देखिए, अनुराग ठाकुर बदतमीज किस्म की इंसान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक शाउटिंग ब्रिगेड है बीजेपी की, जो अक्सर, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया। हाँ,
ठीक है, यहाँ ये जाति पूछ रहे हैं क्योंकि ये जाति की राजनीति करते हैं। ये बताते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर मनुस्मृति वाली जो मानसिकता है वो सामने आई। फिर हम कहते हैं 370 पार होते तो मनुस्मृति ही लागू होता, और फिर सदन में उनको ही टिकट दिया जाता जो सवर्ण है, पिछड़ों को टिकट भी नहीं देते। अरे कबीर खुद कहे गए, जात न पूछो साधु। जात पूछ के आप अपमानित क्यों करते हो? और कौन से किसी, क्या अनुराग ठाकुर ठाकुर है इसलिए उन्हें ही बोलने का अधिकार है? उन्होंने ठेका लेकर रखा है, इस देश के सवर्णों ने ठेका लेकर रखा है कि वो हर चीज की बात करेंगे। ये बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने दिया हुआ ताकत है कि रास्ते का भिखारी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बनता है तो वो बाबा साहेब आंबेडकर की संविधान की ताकत है। आज आपने उस संविधान को ललकारा, फिर से एक बार बैकडोर से आपने संविधान पे हमला किया है जाति पूछ के। किसानों की जाति नहीं होती, किसान किसान होता है, किसान का राज्य नहीं होता। किसान का एक ही धर्म है कि अपने खून पसीने की पूरी मेहनत से इस धरती का सीना चीर के अनाज उगाना और इस देशवासियों का पेट भरना, जिसके ऊपर ये राजनीति करते हैं। किसान किसी का मोहताज नहीं, किसान अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसे जीने दो इसकी गुहार लगाता है। लेकिन आप नए नए कानून लगा के उस किसानों को बार बार एक फ्रेम में जकड़ने का प्रयास करते हैं। आप निर्यात आयात की नीति बदल बदल के भारतीय किसानों का नुकसान करते आ रहे हैं, चंद उद्योगपतियों का पेट भरने के लिए। और उसकी बात यदि विपक्ष करेगा, क्यों नहीं करेगा विपक्ष? वो हर चीज की बात होगी। संविधान, पार्लियामेंट जो है वो बड़ी पंचायत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और हर समस्या का वहां चर्चा होनी चाहिए। वहां महिमा मंडन करने की जगह नहीं है, मोदी मोदी नारे लगाने की जगह नहीं है, और जय श्री राम नारे लगाने की भी जगह नहीं है। मेरे श्री राम को जरूरत नहीं है इनके नारों की, इन खोखले लोगों की। और आज जाति पूछिए आपने, जातिगत गणना से आपको परहेज है? जातिगत जनगणना इसलिए परहेज है कि नहीं जातियां क्यों पूछने चाहते हो? जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है जिसका जितना अधिकार है, जितना अधिक मतलब जितना बड़ा शेयर है वो उतना ही उसको अपनी सरकारी नौकरियों से लेकर तमाम सरकारी संसाधनों पे उतना अधिकार होना चाहिए। चंद 2% लोग इस देश की 48% संसाधन अपने पॉकेट में नहीं रख सकते। कुल मिलाकर आज जो उन्होंने बोला वो सेल्फ गोल था, लेकिन उन्हें लगा कि सामने वाले समझदार नहीं है। राहुल गांधी ने फ्रंट खोलने के बाद जिस आक्रामकता से अखिलेश टूट पड़े, ये बताता है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव के बाद इस देश की हर समस्या को शब्द देने के लिए ये लोग एक वज्रमूठ बन के सामने आए हैं। और सही कहा उन्होंने कि ये चक्रव्यूह भेदना पड़ेगा, और ये अभिमन्यु नहीं, ये अर्जुन है। ये चक्रव्यूह भेदेंगे। ये चक्रव्यूह भेदता हुआ, चक्रव्यूह से डर के कई लोग ऐसे अब वक्तव्य देके परेशान करेंगे। जब कांग्रेस के लोग कह रहे थे माफी मांगो, तो राहुल गांधी ने बहुत एक संयमता से वो ले लिया कि हमें माफी नहीं चाहिए। ये कह के राहुल गांधी ने बता दिया कि इनकी औकात भी नहीं कि इनकी माफी ले तो हमारी इज्जत बढ़े, इनकी माफी मांगने से भी बेइज्जत होगा आदमी। ये इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं, और यही कारण है कि आज हंगामा हुआ और देश देख रहा है, पिछड़े ओबीसी सारे लोग देख रहे हैं कि जाति पूछी जाती है। आपकी क्या जाति है कि आप ऐसा कहते हैं? मैं इस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश में जाति पूछना अपमान समझता है। मैं बताता हूं आपको कि वानखड़े जो सरनेम है ये मराठों में भी पाया जाता है, पिछड़ों में भी पाया जाता है। ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनार जो सोने चांदी का काम करते हैं, उनमें भी पाया जाता है। और समीर वानखड़े के बाद तो मुसलमानों में भी पाया जाता है। लेकिन अभी तक किसी ने मुझे महाराष्ट्र में कभी कोई नहीं पूछता आप कौन जात, कभी नहीं। किसी को पूछना भी हो तो धीरे धीरे से आइडिया लेता है। अच्छा आप यवतमाल जिले के, ओ अच्छा उस गांव के आप, तो फला वानखड़े आपके रिलेटिव है। हाँ, लोग ऐसा रास्ता निकालने का सोचते हैं। आज अनुराग ठाकुर का बिहेवियर, उन्हें अपना सही कलर दिखा दिया।
बहुत सही रंग दिखा दिया उन्होंने कि ये ओरिजिनल रंग इनका ये है। और जब विपक्ष की तरफ से बौछार होगी तो उस बौछार से मुखौटे उतरते जाएंगे। अभी देखो तो सही और क्या क्या रंग दिखते हैं इनके, समाज के सामने आ जाएगा कि ये किस रंग में रंगे हुए हैं, इसकी नियति क्या है, इनकी सोच क्या है। ये सारी चीजें किसी को अब पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाज के सामने नंगे होने को तैयार है। और वो नग्नता का प्रदर्शन आज हुआ जब उन्होंने कहा। हाँ, एक तस्वीर और बड़ी उसमें है जिस तस्वीर को समझना और समझाना जरूरी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में अवधेश पासी बैठते हैं। इस संसद की सबसे खूबसूरत तस्वीर वही होती है। राहुल के बैठने के बाद स्पेशली अखिलेश यादव ने कहा मुझे भी बोलना है, और चेयर पर उस समय पीठासीन थे, उस समय जगदम्बिका पाल, मतलब अच्छी बात है कि उस वक्त ओम बिरला नहीं थे जिन्होंने मौका दिया, जगदम्बिका पाल ने मौका दिया, कहा नहीं आप अखिलेश जी भी बोलिए, अखिलेश जी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो वो जो है अखिलेश यादव को ही मौका मिला बोलने के लिए। अखिलेश यादव ने बड़े आक्रामक अंदाज में, जबकि अखिलेश बहुत संयमित, बहुत विनम्र है, उन्होंने इस मामले को बड़ा गंभीरता से कहा जाति कैसे पूछ लिया भाई तुमने, पूछोगे तुम जाति, गाली दोगे यहाँ पर। ये अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी असली मुसीबत ये है। और दूसरी बात इसी में और जोड़ दूं, इसी में टिप्पणी के साथ हम लोग चर्चा खत्म भी कर लेंगे। एक अनुराग ठाकुर ने फिर वही कहानी आरजी-1 यानी राजीव गांधी को कोट कर रहे थे। आरजी-1 ने आरक्षण का विरोध किया था, नेहरू ने 1961 में किया था। भाई नेहरू ने और आरजी-1 ने जो किया उसके लिए आपको मिला है जनादेश, आपको इसलिए आपकी सरकार है, ये गिनवाने के लिए। तब इतिहास लेखन करो, उपन्यास लिखो। ये तो उसमें भी मूर्खता का पूर्ण काम करते हैं। हाँ। इतिहास में तो ना जाए, इतिहास तो उनका बहुत ग्लोरियस है उधर वालों का। इनका इतिहास तो और घिनौना है। जिस संविधान ने इनको आज लोकसभा में बिठा के बोलने का चांस दिया, अधिकार दिया, उस संविधान को मानने से मना किया था इनके पुरखों ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को मानने से, और ये रिकॉर्ड पे बोल देना है, जो अंग्रेजों की पिट्ठू है, जो आज आप अतीत में जाना चाहते हो। आज आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू खड़ा करके आप उनको अपमानित कर रहे हो। वो स्टैचू खड़ा करने का आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है। और बड़ा स्टैचू होने से मेरे पटेल साहब बड़े नहीं होते, अरे वो अपने कर्मों से बड़े थे, कर्तृत्व से बड़े थे। जब पटेल साहब सारे संस्थानों को घूम घूम के एक संयुक्त भारत की तस्वीर सामने ला रहे थे, भारत माता की तस्वीर बना रहे थे, तब ये लोग अलग अलग राजाओं को जाके पत्र लिख रहे थे कि इस भारत में विलीन करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन गद्दार, इतिहास इतना काला है इन लोगों का, ये इतिहास में ना जाए, फंस जाएंगे। ऐसे फंस जाएंगे कुछ चक्र में कि जवाब देते नहीं बनेगा। संविधान जलाने का इतिहास इनका, भारत अखंड भारत न बनने देने का इतिहास इनका, अंग्रेजों का साथ देने का इतिहास इनका, माफी मांगने का इतिहास इनका। ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया था तो तब व्यवस्था अलग होगी। और कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास अपोज किया था? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलते हो? किस हिसाब से चलते हो? जिस बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस में नहीं होते हुए भी अपने यहां लॉ मिनिस्टर में लेने की औकात थी, वो जवाहरलाल नेहरू की क्या बराबरी करोगे आप? जिसकी पूजा करते और नाम लेते आप नहीं थकते। मुखर्जी, उनको भी अपने कैबिनेट में मंत्री पद देने का बड़ा दिल था, अटल जी को बोलने देने का बड़ा दिल था, और विदेशी मेहमानों के सामने अटल जी की जब पहचान करवाई तो आने वाले भविष्य का प्रधानमंत्री हो सकता है, ऐसा होनहार है ये बोलने का जिसमें बड़ा दिल था, उस जवाहरलाल नेहरू के तो पैरों के नाखून की तक इनकी हैसियत नहीं है। ये क्या आरजी करते हैं? इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं, कुपड़ लोग हैं ये आशीष, इसलिए पार्लियामेंट में मार खाते। ये भूल गए कि इस बार ये बैसाखियों पे है,
ये भूल गए कि सामने ताकत खड़ी है। 192 और 132 में ज्यादा फर्क नहीं है, 60 का फर्क है। और वहां तो कैसे कैसे लोग आए, हमने प्रोग्राम दिन में ही किया। पीछे के दरवाजे से एंट्री करके चुनाव जीत के अपने आप को जिताऊ करते हो। उधार का सिंदूर वो भी है, एजेंसियों के भरोसे और संस्थानों के भरोसे। उनकी स्वायत्ता अपने पॉकेट में रख के यदि आप कुछ बनते भी हो तो कम से कम थोड़ी शर्म लिहाज कर लो। निर्लज्जता का अमृतकाल है, लेकिन इतने निर्लज्ज ना हो कि जग हंसाई हो आपकी। इसलिए आज ईंट का जवाब पत्थर से मिला है, और इसको बोलते हैं संसद। ऐसा ही चलेगा। और इस संसद की इस बहस ने और आज के इस चित्र ने, जो अंतिम व्यक्ति है इस देश का, जो विकास की बाट जो रहा है पिछले 75 साल से, उसकी आशा पल्लवित होती है। नहीं, मन की बात के बीच में मेरी भी बात कहने वाले कोई शब्द है जो सदन के पटल पर उजागर हो रहे हैं। यह है लोकतंत्र। ऐसा ही होना चाहिए। इस पूरे जो आज सदन में हुआ है इसकी व्याख्या आपने कर दी, लेकिन डायरेक्ट हिट में आज जो कुछ भी हुआ है वहां पर हम एक बीज देख रहे हैं, और वो बीज अगर अंकुरित हो गया तो बीजेपी के लिए वो बीज बड़ा खतरनाक होने वाला है। इसी पर डायरेक्ट हिट आप कल सुबह देखिएगा 8 बजे, इसी पर। क्योंकि ये बीज जो डाला है, ये बीज देख नहीं पा रहे हैं भाजपा के लोग, लेकिन ये बीज बीजेपी के जो एक बना रखा है, ये पूरा का पूरा वृक्ष, अपना घना वृक्ष, उस वृक्ष को धराशायी करने वाला वृक्ष, एक उससे बड़ा वृक्ष, जो एक कहते हैं ना कि बगल में बरगद का वृक्ष अगर हो जाए तो छोटे मोटे पौधे उसी में दब जाते हैं, ये दब जाएगा भाजपा का पौधा उस वृक्ष में। उसके बीज अंकुरित हो रहे हैं। आज ही शायद वो बीज डाला गया है संसद में। इस पर कल डायरेक्ट हिट जरूर देखिएगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।